1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। जहां कुछ लोग देश की आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि आजादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित होगी। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही रोज उन्हें अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको इतिहास के काले पन्नों में दर्ज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा की गई कि अब देशदान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ 2 देशों के बीच खिंची लकीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एहसासों, भावनाओं और दिलों का बुरी तरह कत्ल हुआ था। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं थी। इतिहास कभी भी सीधा साधा नहीं होता, और ये कहानी है बंटवारे की, उन चंद वोटों की जिन्होंने एक पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही अजीब, एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि आखिर पाकिस्तान के जो सबसे बड़े समर्थक थे वो खुद भारत में ही क्यों रह गए। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की जड़ें जाती हैं 1946 के चुनाव में। इन चुनावों में मुसलमानों के लिए 496 सीटें रिजर्व थी, और इन्हीं सीटों के नतीजों ने, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान बनने की पूरी राजनीतिक नींव रखी। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि हर किसी ने बंटवारे के लिए वोट दे दिया? देखिए, ये एक आम सोच है, पर सच तो इससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। तो सवाल उठता है, क्या ब्रिटिश भारत में वाकई हर किसी को सबसे जरूरी चुनाव में वोट देने का हक था? क्या सबकी राय ली गई थी? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला है। हकीकत ये थी कि उस चुनाव में सिर्फ 10 से 13% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। जी हां, सिर्फ 10 से 13%। और ये कौन लोग थे? ये थे अमीर लोग, बड़े जमींदार, या फिर वो जो सरकार को अच्छा खासा टैक्स देते थे, आम आदमी नहीं। अब इस छोटे से एलीट ग्रुप के बीच जो वोटिंग हुई, उसका नतीजा तो बिल्कुल साफ दिख रहा था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए रिजर्व 496 सीटों में से 429 सीटें जीत लीं, मतलब एक तरफा जबरदस्त जीत। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, सबसे बड़ा विरोधाभास। क्योंकि मुस्लिम लीग असल में कहां जीती और कहां हारी, यह अपने आप में एक हैरान कर देने वाली कहानी है। सीधे सीधे कहें तो पाकिस्तान बनाने की मांग उन इलाकों में ही सबसे ज्यादा कमजोर थी जो बाद में चलकर पाकिस्तान बने। अब जरा देखिए, NWFP यानी जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, वहां जिन्ना को सबसे बड़ी हार मिली। मुस्लिम लीग 38 में से 21 सीटें हार गईं। लोगों ने कांग्रेस की सहयोगी खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी को वोट दिया। और तो और पंजाब में, जिसे पाकिस्तान की नींव कहा जा रहा था, वहां भी यूनियनिस्ट पार्टी ने मुस्लिम लीग को बहुत कड़ी टक्कर दी। और अब देखिए कहानी का दूसरा और भी ज्यादा हैरान करने वाला पहलू। मुस्लिम लीग का असली गढ़, असली किला, वो सूबे थे जो हमेशा भारत का ही हिस्सा रहने वाले थे। बॉम्बे और मद्रास में तो 100% सीटें जीती, यूपी में लगभग क्लीन स्वीप। सवाल यह है कि ये इतना उल्टा समीकरण बना कैसे? तो सवाल वही है, ऐसा हुआ क्यों? ये वोटिंग का पैटर्न इतना अजीब क्यों था? इसका जवाब छिपा है एक खास राजनीतिक रणनीति में। सोचिए, बॉम्बे या यूपी में रहने वाला कोई वोटर एक ऐसे देश के लिए वोट क्यों डालेगा जहां जाने का उसका दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं है? इसका जवाब था जिन्ना की होस्टेज थ्योरी, जिसे बंधक सिद्धांत भी कहते हैं। ये एक राजनीतिक रणनीति थी जिसके पीछे तर्क ये था कि पाकिस्तान में जो हिंदू अल्पसंख्यक होंगे वो भारत में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी बनेंगे। इस थियरी का निचोड़ बस एक लाइन में है, अगर भारत में मुसलमानों को कुछ हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर जवाबी कार्रवाई होगी। मतलब साफ था, ये वोट कहीं और जाने के लिए नहीं था। ये वोट भारत के अंदर ही अपनी राजनीतिक ताकत और अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए। लेकिन जब ये सियासी थियरी जमीनी हकीकत से टकराई तो इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत भारी थी। ये याद रखना जरूरी है कि ये वोट देने वाले लोग कौन थे। ये अमीर पढ़े लिखे लोग थे। उनकी पीढ़ियों की जड़ें लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली जैसे शहरों में थीं।
उनकी जमीनें, उनकी जायदाद, सब कुछ यहीं था। वो इसे उठाकर कहीं और नहीं ले जा सकते थे। और अब जरा सबसे बड़ी विडंबना देखिए। दिल्ली में अपने आखिरी भाषण में जिन्ना ने उन्हीं लोगों से, जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान बनाने का मैंडेट दिया था, उन्हीं से कहा, अब देश बढ़ चुका है, आप भारत के नागरिक हैं और आपको भारत के प्रति ही वफादार रहना होगा। मगर ये थ्योरी, ये बंधक बनाने का सिद्धांत हकीकत की आग में जलकर राख हो गया। जो हिंसा हुई, जो अफरा तफरी मची, उसके सामने कोई भी राजनीतिक वादा टिक नहीं सका। और नतीजा ये हुआ कि दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक पहले से भी कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गए। और इसी टू नेशन थियरी की, यानी इस सोच की कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग देश हैं, इसकी विरासत आज भी इस उपमहाद्वीप के अल्पसंख्यक ढो रहे हैं। वो 1946 का वोट एक राजनीतिक ढाल बनाने के लिए डाला गया था, लेकिन उसकी इंसानी कीमत आज तक चुकाई जा रही है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, वो उसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं।